बच्चों, हाय पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, मेरे संग की औरतें, जो कि लिखा गया है मृदुला गर्ग के द्वारा। तो चलो शुरू करते ये पाठ। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी ज़रूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वह एकदम मुंहजोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराए मर्द से क्यों खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने की बजाय फौरन जाकर दोस्त को लीवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी के सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नानी की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती ज़रूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजदूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया और इसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढेला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सदा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी
की कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनके सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई, पोंछी और छींगे पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। क्यों नहीं की? उनकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वंशियों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मज़े की बात ये थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर्फ करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होगी? नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी की तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उसमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निश्चितता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जुदाई नहीं मालूम पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जमुले का भावार्थ समझ में आ गया था। जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते हैं। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्दजात पिताजी भी। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर और अपने तरीके से वे उस भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस देश से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसी ना पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारियों के चलते भी वे घबरा रही संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा है, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के कई अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी?
जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहिबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए हैं। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरा, वह एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है, बचपन में भी हमारे घर में किसी भी चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटे भाई लेखन के हवाले हो गया। लीक से सिरके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गमीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएगी तो वह तीसरी दान कर देगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनको पोतुओं का पहला बच्चा लड़की हो। वह गैर रवायती मन्नत मानकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने की बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढने न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दुहाती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। लड़की की गैरवाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चारे के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं ही था कि शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर
रत जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की छाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा किसी को खबर ना हुई। वह चोर था बदकिस्मत। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम गुज़ाफिरियों दिमाग में पिटला कर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिनी जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिलझिला कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी। लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से खींचनियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भाग। भगवान ने उसका तार जुड़े होने की खबर उसे दी। पर बुढ़िया भाग भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पानी पी लेगी। कहाँ नहा रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी हैसियत के साथ पानी भर का लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानस बूढ़ा लगा मुझे। डरा डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणु का प्रकोप उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी हो रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग्य से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए।
में बदसूरत रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं थी गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कामसजोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मेराग था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामज़ोव मुझे देने में क्या तुर्क थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़बड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चढ़ने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं थी, मेरी बड़ी बहन। मुंजल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मुंजल लेखी का अवतार हुआ मुंजल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का प्रदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी से चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापति घर गुस्सा क्यों है, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अभी भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उसका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है
और वक्त के बदलाव की राज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी, उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजूल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गिर लेखिका बहने सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंताई शाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ की भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी भी थी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुढ़ते भूनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थीमिया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया। गाड़ी में बैठने के बाद उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वास ही नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कर्तव्य का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे थी। गनीमत यह थी कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते थे यह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। 3रे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे, पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करूँगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था वह
जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा। मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो चाहती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ काम सख्ती मालूम पड़ती थी। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घबराहट से मन में ज़्यादा रुचा नहीं और मंजूर और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोक लगा लिया। बच्चों, आई hope you enjoy this video. If you have any query, so please comment in comment box. Thank you. Have a nice day.